बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा तनाजुर में दहशतगर्दी, KPK और कोयटा यानी बलूचिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त दहशतगर्दी हमें उरूज पे नज़र आ रही है और पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान के अफसरान, पाकिस्तान के अस्करी क़यादत और तमाम लोग जो हैं इस मिशन के ऊपर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए समेत हमारी पॉलिटिकल क़यादत के। लेकिन होना क्या है कि क्या अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस जो है वो उनके साथ खड़ा होगा, इदारों के साथ खड़ा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर तो शिरकत की, लेकिन इमरान खान और PTI की जानिब से नहीं की गई। ईद के बाद कहा जा रहा है ग्रैंड अलाइंस कोई ना कोई तहरीक चलाने की बात की जा रही है। मौलाना साहब की नाराज़गी और उनकी शराइत या फिर जो इख्तलाफात थे वो दूर हो सके कि नहीं हो सके, इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको जी। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम जो तनाजुर में देख रहे हैं दहशतगर्दी का और तमाम क़ुव्वतें जो हैं यकजा होकर उसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, आप समझते हैं कि आप लोग अपोजिशन में भी हैं, आपने तो शिरकत कर ली, PTI को इसमें शरीक होना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि PTI शरीक होती तो ज़्यादा बेहतर था। उनकी इनपुट आनी चाहिए थी, PTI को भी आना चाहिए था, बाकी जमातों को भी आना चाहिए था। और इसके साथ प्लस जो है मियां नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए था। इन सबको मौजूद होना चाहिए था। देखिए, एक चीज़ की एक अलामती हैसियत भी होती है और उस अलामती हैसियत को इस तरह से नज़रअंदाज कर देना कि चले मेरी पार्टी के लोग मौजूद हैं और मैं नहीं जाता, तो ये मेरा ख्याल है कि ये दोस्त रवैया नहीं है। तो लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि खान साहब को खुद बुलाया जाए और उनको शामिल कराया जाए पैरोल के ऊपर। सलमान अकबर राजा ने ये बात की थी। आप समझते हैं कि उसके बगैर भी शामिल हो सकते थे मौजूदा क़यादत? अगर शॉर्ट पैरोल पे छोड़ भी दिया जाता तो कोई क़यामत नहीं आनी थी। जो इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है, ये गवर्नमेंटल पार्टीज नहीं चाहती हैं कि खान साहब आए और उनके दरमियान मामला कोई दुरुस्त हो, उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। वो इस वजह से भी जो है शायद वो उनको लाने के लिए वो नहीं थे और यहाँ से जो है एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली गई, फिर उसके बाद छोड़ दी गई। यहाँ फैसलों का फुकदान है, कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। वो हर जो है ना बात पूछने के लिए उनको अडयाला जाना पड़ता है, ये उन मामूली बातों के लिए। तो ये तकलीफ दे बातें हैं, इस तरह से तो पॉलिटिक्स नहीं होती। कामरान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि आपकी जमात के ऊपर इन्हिसार कर रही है PTI, आखिरी कार्ड हम समझ लें अगर ये कहा जाए तो, आप समझते हैं कि आपके मामला तय हो गए हैं या हो जाएंगे उनके साथ? इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे मामला तय करने के लिए जो है मौलाना बिल्कुल आप उनको 100% जो है ना वो आल नाल नहीं है। वो हमारी पार्टी के अदारों के पास जाना पड़ता है और पार्टी के अदारे जो है वो उन्होंने बुलवा लिए हैं। ईद के बाद जो है जनरल काउंसिल सेशन है हमारा, तो जनरल काउंसिल सेशन में ये मामला रखेंगे यकीनन। पार्टी के सदारे के सामने सबसे ताकतवर अदारा है और वो देखते हैं उसमें डिबेट होने के बाद नतीजा। आप लोगों की जो इस वक्त शराइत हैं वो हैं क्या? मतलब मौलाना साहब की जो शराइत कहा जा रहा है, बार बार उसके ऊपर जिक्र हो रहा है, बार बार उसके ऊपर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, वो शराइत हैं क्या? ये बताएं। KPK में हल्के खोलने की बात थी, नए इलेक्शन के तनाजुर में बात थी। जिसको लोगों ने लालच बना दिया कि जी वो जो है ना फलां इसमें जो है ना लीड रोल लेना चाहते हैं, कि KPK में गवर्नमेंट में हिस्सा बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये सारी गलत बातें हैं। यहाँ तक है कि ओहदा सदारत भी मांग रहे हैं, जब आएंगे तो हमारी तरफ से कैंडिडेट होंगे, ये भी कहा जा रहा है। जिसका जी चाहे जो इल्जाम लगा दे, वो इल्जाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा आसान जो है ना हदफ है। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा एक तल्ख माजी रहा है और तल्ख माजी के साथ जो है ना उसके बावजूद हमने सारा कुछ जो है वो ठीक किया और फिर 26th अमेंडमेंट में जो है ना उनको इंगेज भी रखा और हर जगह पे वो इंगेज रहे और फिर सारा बर्डन जो है ना वो इधर शिफ्ट करने की कोशिश। तो ये एक रवैया है PTI का जो कि मामलात को फिर दूर कर देता है बाज़-औक़ात। अगर आप साथ थे तो आप में इतना जो है वो ज़र्फ होना चाहिए कि आप बताएं कि हाँ हम साथ थे, हम यहाँ तक से जो सच है वो कम से कम बोलने की जरूरत और हिम्मत होनी चाहिए। आप साथ थे भी, आप साथ नहीं भी थे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सब कुछ किया। तो ये बातें जब तक ये क्लियर नहीं होंगी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि कल फिर जो कुछ होगा फिर वो कहेंगे ये तो हमने नहीं किया था, ये तो उन्होंने किया था। तो ये हम चाहते हैं कि पहले बातें जो है वो दुरुस्त हों और अगर कोई हमारे और उनके दरमियान ताउन होता है, पहले भी एक बात हमारे दरमियान तय होगी थी
ये तय हुआ था कि इशू बेस पे जो है हम इकट्ठे मिलके चलेंगे और मुशावरत होगी, कभी उसके बाद मुशावरत नहीं हुई। इसका तनाजुर कामरान साहब 26वीं तरमीम के हवाले से भी आ जाता है ना, कि उन्होंने पहले एग्री किया, ड्राफ्ट बना और उसके बाद आपने वो अलग हो गए और आप लोगों ने वोट दिया। हाँ, हमने वोट दिया, हम बल्कि उसमें मौलाना ने खुद कहा उनको कि वोट ना दें आप, तो ठीक है, मतलब हमने आपके लिए जो कर सकते थे हमने आपके लिए किया, और वो बड़े मशहूर भी हुए, 2-4-10 दिन तक बड़े जो है ना वो मशहूर भी थे। उसके बाद फिर आ गया कि जी हम तो साथ थे ही नहीं, चले मलबा सारा मौलाना साहब पे डाल दिया गया था। मलबा डाला तो नहीं, डालने की कोशिश हुई, तो ये तरीका कार जो है गैर मुनासिब है। उसमें जो है एक बात ये भी हमने, और अभी भी जब हम उस दिन इफ्तार डिनर था उसमें भी काफी प्रेस कर रहे थे कि जी वो एक कमेटी फॉर्म कर दे, ये कर दे, ताकि ये मामला को जो है ना प्रोग्राम लेके चले। तो उसमें हमने कहा कि भी ये बात भी सामने रखी कि आपका रवैया ये होता है कि 26 अमेंडमेंट में हर जगह पे आप इन्वॉल्व, हर मामले में आपको जो ना एतमाद में रखा, और बाद में जो ना वो कहा हम तो थे ही नहीं। तो इस तरह से हमने कोई अभी इसकी हर चीज की वीडियो बना के तो नहीं रखनी है। और आपने कहा कि जी सारी बातें हम आपस में तय करके चला करेंगे, तो कौन सी मीटिंग हुई है उसके बाद जो कौन सी बात हमने तय करके चली है? तो ये चीजें जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी उस वक्त तक ये मामला जो है ना वो लटके रहेंगे। ये इन कैमरा ब्रीफिंग्स या मीटिंग्स जो होती हैं इनको ऑन कैमरा करना पड़ेगा, दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए, ताकि बाद में मुकर ना सकें। मतलब वो उसमें मीडिया के सामने आके जो सच है उसको ऑन करें। अच्छा, अभी जो इफ्तार डिनर हुआ उसमें जो क़यादतें शरीक थी, उसमें ऑलमोस्ट सारी अपोजिशन की पार्टीज और कुछ नई जमातें भी शामिल थीं। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा नवाज साहब के घर पे उन्होंने इफ्तार डिनर दिया था। आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई ईद के बाद का लाएमल तय हुआ है? कम से कम हमें कहा गया था कि जी आप बैठ जाइए और आप तय करिए बैठ के। स्पेशली मेरे हवाले से कहा गया था, मुझे खुद भी फोन करके कहा गया था, किसी एक दोस्त ने कहा था कि आपने बैठना है। मैंने कहा कि जी मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक मौलाना साहब नहीं कहेंगे, और मौलाना साहब उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक पार्टी नहीं करेगी, और पार्टी उस वक्त तक जब तक सारे मामला सेटल नहीं होंगे। ये कह देना कि जी वो चलें अब छोड़े, 26 अमेंडमेंट में जो होना था हो गया या नहीं हुआ, अच्छी हुई या बुरी हुई, ये तो तारीख का एक हिस्सा होगा। अगर बुरी है तो ठीक भी हो सकती है, मगर उसमें जो किरदार जिसका था वो उसको क्लैरिटी के साथ आना चाहिए, ये नहीं कि हम नहीं। जी बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ईद के बाद का कोई ग्रैंड अलायंस का मंसूबा या फिर कोई तहरीक के हवाले से बात हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी नहीं, बात शुरू हुई थी, हमने अपने ये गिले शिकवे रखे थे, ये 26 वाला 26 अमेंडमेंट वाला गिला शिकवा सबके सामने, जितनी जमातें थी उनके सामने रखा, और उसके बाद साथ साथ ये गिला शिकवा भी हमने रखा कि जी वो जो आपने कहा था कि जी कमेटी है, और ये कमेटी जो है ये मिलजुल के फैसले करेगी कि पार्लियामान में किस तरह आगे बढ़ना है। तो उस कमेटी का आज तक कोई इजलास हुआ। फिर 26 अमेंडमेंट तो खुद तो बजाते खुद बुरी है, मगर उसके सारे जो फ्रूट्स हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो फल जो है वो उसमें तो फिर आप हैं खाली, उसमें तो कोई दूसरे नहीं है। ये सारी बातें जो है ना वो पहले तय करिए, उसके बाद तय करना। आपका एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ था, और बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में आपने बात की थी कि हम रेंट अ क्राउड नहीं है, आपने ये भी गुफ्तगू की थी। आप बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आप इस चीज़ के ऊपर कायल हैं, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी यूटर्न लेती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी क़यादत ने हमेशा यूटर्न लिया है। कल को ये नहीं कहता, मैं किसी पे इल्जाम नहीं डालता, मगर ये पुराना ये जो अब जो ये इस एपिसोड में ये सारा कुछ हुआ है, इसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। यूटर्न लेती नहीं लेती उसको छोड़ देते हैं। 26 अमेंडमेंट पे क्या हुआ था पता होना चाहिए लोगों को, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना मौलाना का क्या किरदार था, दूसरों का क्या किरदार था, हमने किस हद तक जो है ना हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन था। 26 अमेंडमेंट हम तो नहीं लेके आए थे, गवर्नमेंट लेके आई थी, और उसको जिस हद तक हम नरम कर सकते थे, और फिर इसकी सारी सख्ती, इसके सारे नजदे का शिकार पीटीआई ने होना, और बावजूद जो है उसके ऊपर वो थैंकफुल ना होना। तो ये सारी बातें जो है वो पहले क्लियर हो, उसके बाद फिर हम पार्टी के सामने रखेंगे, पार्टी फिर हमारी क्या कहती है, फिर आगे बात होगी। दहशतगर्दी के तनाजुर में बलूचिस्तान में और KPK में जो हालात हैं, अली अमीन गंडापुर ने तो उसके बाद बयान दिया कि जी हम ऑपरेशन के हक में नहीं है, ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अंदर उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की। आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुल्की हालात जो है किस चीज़ का तकाजा करते हैं? देखिए, ऑपरेशन जो है ना वो अपने लोगों पे नहीं होता,
आप ठीक है, अगर किसी ने फर्ज करिए मैंने कोई काम गलत किया है, मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। गवर्नमेंट की कंटेंशन ये थी कि ये डेड बॉडी जो है वो उन दहशतगर्दों की है जिन्होंने ट्रेन पे वो किया था। मुमकिन है गवर्नमेंट दुरुस्त कह रही हो, मगर उसका एक तरीका कार है। उस मामले को जो है ना कानून के मुताबिक भी तो निपटाया जा सकता था। ये छुप छुपा के उसको जो है वो हॉस्पिटल में लाना, हॉस्पिटल से छुप छुपा के जो है उसको कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर देना, ये कौन सा तरीका था? आज के दौर में उसको जो है वो किसी सरखाने में रखा जा सकता था। सरखाने में रखने के साथ साथ अखबार में इश्तिहार दिया जा सकता था कि ये जिन की डेड बॉडीज हैं, जिन फैमिलीज की हैं, वो आए और आके क्लेम करें कानून के मुताबिक। मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर होना चाहिए था, ये जाके खुद तदफीन कर दी। ये जाफर एक्सप्रेस के तनाजुर में आप बात करें, शायद कि जो उसमें हलाकतें हुई थी उसके हवाले से आपने बात। जी हाँ, गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो जो हलाकतें हुई थी और वो डेड बॉडीज हम कोयटा लाए थे और कोयटा से जो है ना वो फिर हमने कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। फिर तदफीन की इजाजत आपको किसने दी है? डेड बॉडीज तो फिर उनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी जो उसकी फैमिली है, और उस देने का एक तरीका कार उस मुकर्रर है। कानून उसके लिए एक तरीका कार मुतय्यन करता है। लेकिन क्या मुर्तजा साहब आप समझते हैं कि दहशतगर्द का कोई कानून, कोई घर, कोई जमीन होती है, कोई ईमान होता है? उसका दहशतगर्द का ना हो, रियासत का कानून तो होता है ना। हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, रियासत ने जो है वो दहशतगर्द का किरदार अदा नहीं करना होता। रियासत ने जो है कानून के मुताबिक चलना होता है, बाय द बुक होता है। जो कुछ करना रियासत ने किताब के मुताबिक करना है, क्योंकि वो रियासत है और उसने इसको गारंटी किया हुआ है, उसने ये तय किया हुआ है कि ये जो है ना हकूक मुतय्यन। मैं वाजे करता चलूं, इसी सरजमीन के ऊपर बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूं, मौलाना साहब पर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, आपको ये मालूम है? जी मुझे पता है, मैं खुद मौजूद था। मगर ये अब हमले हो चुके हैं, इसके बावजूद जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जिन्होंने हमले किए हैं उनसे उसी हमला करके निपटा जाए। उसका तरीकाकार कानून के मुताबिक है, क्योंकि आप रियासत है। गियर शिफ्ट तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, हमने कर दिया है, उनके साथ कोई नरमी नहीं होगी, कोई पुराना रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, रूल ऑफ द गेम जो है वो चेंज हो चुकी है, ये तो ऐलान हो चुका है। ये ऐलान तो कोई एक कहता है कि ऐलान हो चुका है, दूसरा कहता है ऐलान नहीं हुआ, दूसरा कहता है कि हमने कब ऑपरेशन का ऐलान किया। राना सनाउल्लाह साहब को आपने भी सुना होगा। मुझे तो ये समझ आई है कि ये कोई ऑपरेशन तो हमने कोई शुरू करने की बात ही नहीं। आईबीओ ऑपरेशन तो हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। ऑपरेशन तो पहले ही हो रहे हैं। ऑपरेशन पिछले जून में जो है ना, ये पिछले जून में इन्होंने अनाउंस किया था, तो वो पिछले जून के बाद जो है वो इस तरह के मामला चल रहे हैं। मगर इसके बावजूद जो है ना मामला का हल कहीं और है, मामला का हल कोई उसका तरीकेकार भी और है, बातचीत में है। इसका जो है वो इस तरह से या लोगों के साथ जो है ना उनके राइट्स का मसला है उसमें है। इस तरह से खाली मारने से काम नहीं चलेगा, इससे जो है नफरत मजीद बढ़ेगी। तो आपका क्या ख्याल है कि इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए? फिर बात भी होनी चाहिए, बात यकीनन होनी चाहिए, और साथ उसके जो दूसरी बात है वो ये है कि जिनके हकूक जो है वो रोक किए गए हैं, जिनके हकूक गजब किए गए हैं, जो चीज नहीं दी जाती सूबे को वो दी जानी चाहिए। तो कामरान साहब, इसका जिम्मेदार तो सूबाई हुकूमत और वो वडेरे या फिर वो सरदार जिनके जिम्मे बहुत कुछ था, उनको बहुत कुछ मिलता रहा, वो हुकूमतें जिनको बहुत कुछ मिला लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 59 मेंबरान थे, 68 के करीब मिनिस्टर थे, और 500 अरब सालाना उनको फंड मिलता था, कहीं नहीं लगा, कागजों में तो आ जाता था। वो वडेरे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से आए हैं। यहाँ पे आज तक हम तो इस इलेक्शन को रोते हैं ना, यहाँ तो आज तक इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हो रहे, और उसको बहुत हद तक जो है ना वो कंट्रोल करना या हुकूमतें खुद बनाना, हुकूमतें खुद रखना, तो वो सारे आपके लोग हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वक्त दिया और अपनी आरा से हमें आगाह किया। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। फवाद साहब, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब अगर 9 मई पर माफ़ी मांग लें तो मामला तय हो सकते हैं। आपको लगता है ये पुरानी डिमांड है और ये अभी भी उसी तरह कायम और दायम है? क्या इस पे कोई फर्दर आप समझ रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंट होगा? ये देखिए यासिन, ऐसे नॉन सीरियस सा एक रेटरिक है। अगर इमरान खान आगे से कहेंगे 8 फरवरी के ऊपर आप माफी मांग लें तो फिर चीजें हो सकती हैं, ये ऐसी है, इसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। असल तो पाकिस्तान में अहमियत इस बात की है कि रियलाइज किया जाए
कि जो आग इस वक्त बलूचिस्तान में लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई है, जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि हम ज्यादा तकसीम हैं। हमारी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या जो कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिशें हैं वो सुपरसीड कर रही हैं हर दूसरे चीज को। और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो इस वक्त मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा कि हम उसकी कोई बहकनी के लिए, उसके लिए कोई हम दावे के लिए इकट्ठे होने को बात करें या तैयार हों। एपीएस का सानया हुआ था तो उसके बाद तमाम मुल्क इकट्ठा हो गया था और राहिल शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सामने ये हुई सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, चीज़ें हुई, आपके सामने डिवीजन बहुत ज़्यादा नज़र आई है और फैसला भी कोई हो नहीं पा रहा। और ये इस तरह के बयान तो खैर गैर संजीदा ही है, इनकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, आपने जिक्र किया दहशतगर्दी के हवाले से 2 सूबों में अली अमीन गंडापुर शरीक हुए, उसके बाद बाहर जाके उन्होंने कहा कि जी कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नजर आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें ना शामिल होना, आपको क्या लगता है, क्या मैसेज गया है? तहरीक इंसाफ का ना शामिल होना का तो मतलब ये है ना कि पाकिस्तान के लोग ही शामिल नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि 70% पाकिस्तान तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। अब मसला ये है कि अगर आप देखें तो इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस अभी ये सानिया जाफराबाद को अगर आप ले लें तो अभी ये मामला अभी चल ही रहा था, जाफर एक्सप्रेस का जो है जो चल ही रहा था। तो आप देखिए कि तमाम वजीरों ने कहा कि जी ये तो पीटीआई जो है वो सपोर्ट कर रही है और आप भी ये ले। कोई भी और इनकी जगह पे होता तो वो रियलाइज करता कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो तो चाहते ही ये है कि ये बताया जाए कि जो पॉपुलर ओपिनियन है वो उनके साथ है। और हुकूमत जब खुद ही ये मुद्दा बना देगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात असल में तो सेपरेटिस्ट के साथ खड़ी है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो सेपरेटिस्ट का बयानिया है, टेररिस्ट का जो बयानिया है वो मजबूत होगा। तो बड़ी अहमकाना जो है वो पॉलिसीज अभी हमें नजर आ रही हैं और यूं लग रहा है कि सारी फोकस किसी तरीके से यही है कि तहरीक इंसाफ ही को खत्म करना है। जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट हैं, केपी में टेररिस्ट हैं, वो हुकूमत की बाद की प्रायोरिटी है और वो देख लेंगे जब होगा, जब इस्लामाबाद पे होगा या लाहौर पे होगा या कराची में होगा, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले यही है कि हमने इमरान खान को और पीटीआई को कैसे खत्म करना। ये चौधरी साहब, इसमें बात ये भी आती है कि खुल के कभी मजम्मत भी नहीं की दहशतगर्दाना जितने भी हमले हुए, और ख़ास तौर पे हम इसको जाफर एक्सप्रेस की बात करें तो खुल के कोई मजम्मत आई नहीं है। मुख्तलिफ लेवल पे जो क़यादत है वो ज़रूर कर देती होगी, लेकिन खान साहब की जानी से या फिर ऑफिशियल ट्विटर से कोई मजम्मत के बयानात नहीं आया आज तक। नहीं, खान साहब का तो ट्विटर का मैंने देखा है, जाफर एक्सप्रेस का। लेकिन ये जरूर है कि जो ऑपरेशन के ऊपर इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के ऊपर भी उनकी यही ओपिनियन थी, उनकी खैबर पख्तूनख्वा पे भी यही ओपिनियन है, उनकी बलूचिस्तान के ऊपर भी यही ओपिनियन है। और जो 3-4 साल हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन के लिए और पाकिस्तान 2 नंबर के ऊपर जो टेररिज्म इंसिडेंट्स में था वो 9 नंबर के ऊपर गया, तो उसमें इमरान खान की यही अप्रोच थी जिसने के फ़ायदा दिया। और अब भी अगर हम अमन चाहते हैं तो उसके साथ यकीनी तौर के ऊपर एक मिलिट्री स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक बड़ी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। जी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो चाहिए, लेकिन हमने अदर वे अराउंड अगर चीज़ों को देखें तो बहुत सारी चीज़ों में हमें उसको ग्लोरीफाई करते हुए इंसिडेंट्स को नज़र आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, उनके यूट्यूबर्स का ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा जिसने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, लगता यह था कि जैसे उनकी इमा पर या वो बहुत खुश हो रहे हैं वाक़या होने पर, जिस तरह वो उसकी डे बाय डे जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा था उसका बयानिया वो लेके चल रहे थे। देखिए, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है आपके ख्याल है कि वो उस बयानिए के साथ है, उधर चल रही है, फिर तो देखें कुछ नहीं हो सकता। फिर तो पाकिस्तान में यकजहती भी नहीं आ सकती, फिर तो कंसेंसस भी नहीं बिल्ड हो सकता।
इसके ऊपर तो कोई और कुछ क्या कहा जा सकता। बस अब ईद के बाद कोई बात हो रही है कि शायद ग्रैंड अलायंस कामयाब हो जाएगा और कोई मूवमेंट शुरू होगी, आपको लगता है मौलाना साहब आपकी शराइत या उनकी शराइत आप लोग मान लेंगे? मींस के पीटीआई की बात मैं कर रहा हूँ, वो मान लेंगे उनकी शराइत को? आजम अभी तो लग रहा है मुझे कि नहीं, अभी बड़ा फासला है और उस फासले में सच्ची बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई अलायंस बना सके या तहरीक चला सके। पाकिस्तान के अंदर डिसइल्यूजनमेंट बहुत है। इमरान खान जो है वो असल में तो देखे ना, एस्टैब्लिशमेंट ने जब पीटीआई का ख़त्म कर दिया उन्होंने, जब उन्होंने असद उमर साहब को या परवेज़ खट्टक को या मुझे शाह महमूद कुरैशी को, इमरान इस्माइल, अली जैदी और बेशुमार और लोगों को जब उन्होंने टुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के पार्टी का काडर ख़त्म किया और उसके बाद अब पार्टी के अंदर लीडरशिप नहीं है। अब तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं। राना सनाउल्लाह ने जो कल बात कही है कि जी इमरान खान है और नीचे लोग हैं और ये पर्सनैलिटी एक ओरिएंटेड है, ये बात उनकी सही है, लेकिन इसको करने वाले भी तो राना सनाउल्लाह साहब और उनके दोस्त हैं कि आपने पूरी पार्टी को एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एसेट है। वो इसलिए एसेट है, ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज नहीं है, ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है और ये पाकिस्तान की बात करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं। जब आप इस तरह की पार्टीज को ठुड्डे मुक्के मार के फारिग कर देंगे, उनको निकाल देंगे, तो फिर इनको रिप्लेस करेगी जैसे आपने बलूचिस्तान में देखा या खैबर पख्तूनख्वा में देखा, जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को निकाल देते हैं तो वो रिप्लेस होती है फिर पीपल विद द गन के साथ और वहां पे फिर मिलिट्री सॉल्यूशंस आते हैं। इसलिए कभी भी जो थोड़े बहुत भी बहुत बड़ी बात, ये तो हैं, बहुत बड़ी बात आपने की है और आपका मकसद, जो बात जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको लगता ये है कि हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे? अगर आप पाकिस्तान के अंदर सियासत को खत्म ही करेंगे जैसे आप कर ही रहे हैं, जैसे आपने बलूचिस्तान में किया है, जैसे आपने केपी में किया है, तो फिर यहाँ के हालात भी तो मुख्तलिफ नहीं हो सकते ना, वही होंगे जहाँ जिस तरह आप ले जा रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग, हम जैसे जो लोग थे, जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो सियासत के लोग हैं और जो एक एतदाल के लोग हैं, उनको आपने फारिग किया। अब उनकी जगह एक्सट्रीमिस्ट ने जो है वो ले ली है और उसकी वजह से पाकिस्तान में इदारों में, अवाम में बहुत फासला जो है वो बढ़ भी गया है, बहुत बढ़ भी रहा है। सो इम्पोर्टेंट यही है कि इमरान खान की हैसियत को तस्लीम किया जाए, पीटीआई की हैसियत को तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान में एक मिनिमम कंसेंसस क्रिएट करने की एक एफर्ट और कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, और इसके लिए जो सरबराही के लिए बात की जा रही है और उस एफर्ट में मौलाना साहब की बात हो रही है, आपने भी कहा कि शायद ये मुमकिन नहीं है, ईद के फौरन बाद कुछ नहीं होगा, तो मतलब तो ये हो गया कि आपके पास स्ट्रीट पावर होगी या कोई तहरीक चलेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना? देखिए, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक इंटरनल प्रेशर तो होना चाहिए, लेकिन इंटरनल प्रेशर जो है वो पीटीआई का इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह का इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर सके। और पीटीआई में सवाए उस वक्त के कि इमरान खान की बहनें ये फैसला करें कि वो रिलीज इमरान खान की मूवमेंट चलाएंगी, बुशरा बीबी की मूवमेंट चलाएंगी, फिर ही जो एक सिचुएशन है वो वर्कर है जो उनके साथ जुड़ेगा। इस वक्त का जो लीडरशिप है वो तो देखिए, वो तो अजनबी है। आपके सामने है कि सलमान राजा साहब को तो 8-10 महीने हुए हैं, इलेक्शनों के वक्त मेरा ख्याल है वो शामिल हुए पीटीआई में, वकास अकरम हो गए, ये हो गए, गौहर हो गए, ये सब लोग जिस वक्त लॉट है उनको तो, और दूसरी जो शिबली फराज वगैरह है वो पॉलिटिकली कोई इतने आई वुड से रिस्पेक्टेड लोग नहीं हैं कि उनके साथ कोई इस तरह की सीरियस निगोशिएशन कोई करेगा या वो आगे चलेगा। लिहाजा ये तो एक पीटीआई के पास इस वक्त लीडरशिप का बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, खला है, जिसको पूरा करना सिर्फ इमरान खान की फैमिली कर सकती है, बाकी कोई शख्स के पास, किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है। अब आप देखिए ना कि जो लोग जेलों में हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद और रशीद हैं, यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं, इन लोगों की क्या पार्टी में हैसियत है? डिसीजन मेकिंग में इनको
इनको कितनी दफा जाके पूछा गया, क्या किया गया। सो पीटीआई का तो क्राइसिस है ही है, और जो बड़ा ही होता जा रहा है। जी, मैं वक्फा लूंगा। फवाद चौधरी साहब यहाँ पे वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, हम हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। फवाद चौधरी साहब, ये जो यूट्यूबर्स का सिलसिला है, खासतौर पे 10-12 यूट्यूबर्स जो हैं जिसने पार्टी को हम ये कहेंगे कि हाईजैक किया हुआ नजर आ रहा है, उनका बयानिया जो है वो मुसलसल इदारों को हिट कर रहा है, और जो इस वक्त भारत का बयानिया है वो हम देखते हैं उसी पे वो चल रहे हैं। ना मजम्मत की जाती है, ना उनसे लाताल्लुक का इजहार किया जाता है। आपको लगता नहीं है कि ये यूट्यूबर्स के जरिए सियासत की जा रही है और एक पार्टी वो बन चुकी है? 100%। देखिए ना, ये तो अब 3 ग्रुप्स है सोशल मीडिया की अगर आप बात करें। एक तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, एक यूट्यूबर्स का ग्रुप है जो चाहता है हालात जो हैं जो के त्यों रहे और ऐसे ही हमारी मौज जो है वो लगी रहे। दूसरा ग्रुप है जो कि जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। अब पंजाब में 1 लाख से ज्यादा छापा पड़ा है, तो आप अंदाजा लगाए ना, 60-70 लाख लोग तो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं इस पॉलिसी से जो खिलाफ है, और वो कोई जो जहां पे वो गुस्सा अपना निकाल सकते हैं वहां पे अपना गुस्सा निकालते हैं। फिर तीसरा ग्रुप है जो सेपरेटिस्ट है, जो अपना एजेंडा जो है वो पीटीआई के रूप में बाहर फैलाना चाहते हैं और कर रहे हैं, और बहुत एक्टिव है। और ये तीनों ग्रुप्स को जो है वो अलग-अलग डील करने की ही जरूरत है। अभी तक तो जाहिर है कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी स्टेट की नजर नहीं आती। मसलन 40 अरब रुपया आपने खर्च किया इस साल एक फायरवॉल लगाने के ऊपर, जिसके बाद आपका ख्याल था कि आप सोशल मीडिया के कंटेंट पे आप कंट्रोल कर लेंगे। अपेरेंटली वो 40 अरब रुपया जाया हुआ है, कोई पता नहीं वो किधर गया, कैसे लगा, क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। दूसरा जो था वो ये था कि आपने कहा कि हम इसको पीका लॉ आप लेके आ गए, फिर आपने डंडे, अगर आपने डंडे सोटी के जोर पे चीजें ठीक करनी थी, या जिस तरह से आप सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो फिर 40 अरब खर्च करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। वो तो पहले ही आपके पास था ही और आप कर ही रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वो भी, और फिर काउंटर नैरेटिव तो है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव जो है इदारों का, गवर्नमेंट का, वो इतना कमजोर है, और हुकूमत खुद इतनी ज्यादा अनपॉपुलर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की किसी मदद की पोजीशन में नहीं है। सो जरदारी और शहबाज शरीफ का जो अपना बोझ है, सियासी बोझ है, वो इतना ज्यादा है कि एस्टैब्लिशमेंट की कमर दोरी हो चुकी है वो बोझ उठा उठा के, और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इनका करना क्या। जी, लेकिन इसके बाद कुछ जिसे कहते हैं ना चेंज की भी बात की जा रही है, और कहीं टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की जा रही है। इस बोझ से वो भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, यही रूमर्स आ रही हैं। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली हो सकती है? टेक्नोक्रेट्स द्वारा हल नहीं है, हल एक नेशनल गवर्नमेंट है, और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए पीटीआई के साथ, यानी इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और हमें एक नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट की तश्कील की तरफ जाना होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आप बेशक इंटैक्ट रख लें, ताकि जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, उनको अपने अपने सूबों में अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल जाए। और जाहिर है इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं। अब इलेक्शंस के लिए जो तारीख है वो एक म्यूचुअल तारीख आप डिसाइड करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और जिसके ऊपर जो है वो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इलेक्शन के लिए आपको साजगार माहौल भी होना चाहिए। आपके लिए दहशतगर्दी का खतरा आपके सर पे मंडला रहा है, और उसके बाद भी अगर आप इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो माजी में भी हमने देखा, क्योंकि तीसरी दिहाई शुरू हो चुकी है, ये दहशतगर्दी का खतरा हमारे सरों पे है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट बनाएं, जो कि आपको एक कंसेंसस से दहशतगर्दी के खिलाफ, फिर मईशत के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर बड़े फैसले ले सके। ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें कि जो बलूचिस्तान है, वहां पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में तब्दीली चाहिए। आपको गवादर को एक फेडरल सिटी करार देना चाहिए। आपको 1947 या 1970 से जो पहले का सेटअप है बलूचिस्तान में, वो बहाल करना चाहिए, ताकि 3 रीजन्स हो। खाली कोयटा से पूरा बलूचिस्तान नहीं आप गवर्न कर सकते। पश्तून इलाके वहाँ अलहदा हैं, ये बलोच इलाके अलहदा हैं, फिर मकरान की बेल्ट अलहदा है। सो इनको आपको दोबारा जो है वो, ब्रिटिशर्स पागल तो नहीं थे कि उन्होंने इसको जो है वो 3 डिफरेंट रीजन्स में रखा था। इवन मुगलों के दौर में ये बलूचिस्तान कभी नहीं रहा जो अभी है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियों के लिए आपको कंसेंसस चाहिए।
फिर उसके बाद आपको जो मईशत के फैसले करने हैं उसके ऊपर आपको कंसेंसस चाहिए। आपको नया इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, नया सूबों की भी इलेक्शन डिमांड कमीशन आ रही तश्कील है, उस देना पर भी है। काम शुरू हो चुका है, आपको मालूम है 15 सूबों की बात की जा रही है बनाने की। हाँ, लेकिन वो आप कैसे करेंगे अगर आप पीटीआई ही उसमें ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इसके ऊपर नहीं उस तरह से तैयार होंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है ये। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बड़ी आप कंसेंसस नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसमें ये बातें आएंगी, बड़े रिफॉर्म्स आएंगे, ये एक पार्टी नहीं कर सकते। तंजीमी ढांचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने कहा कि नीचे इमरान खान के अलावा, बानी पीटीआई के अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता नहीं है कि आपको दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस जमात को खड़ा करना हुआ दोबारा? जाहिर है वो भी इमरान खान अगर जब बाहर आते हैं उन्हें अपनी पार्टी को दोबारा रीस्ट्रक्चर करना होगा, उसकी ज़रूरत होगी। अदरवाइज तो देखें ना, ये मौजूदा जो लोग हैं वो तो जाहिर है कि ये पार्टी नहीं चला सके, इसको नहीं खड़ा कर सकते। इनका क्या मुस्तकबिल होगा? इनका मुस्तकबिल जो है वो तो जाहिर है कोई इतना पहले भी ये तो लॉयर्स थे, ये पॉलिटिशियंस तो नहीं है। ये तो एक समझिए कि एक कुल वक्ती पॉलिटिशियन तो है नहीं, बुनियादी तौर के ऊपर तो लॉयर्स हैं, तो ये अपनी प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं वो फ्रंट पे आएंगी? और वो तो ये बात बारहा कहती रही हैं कि ये लोग इमरान खान को छुड़ाना ही नहीं चाहते। तो आपको लगता है कि कोई सीरियस एफर्ट नहीं हो रही और बस ये दिन गुजारे जा रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं? ये नियतों का हाल तो आसम अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता कि क्या नियत क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या हमको। बट फैक्ट इज के अभी तक जो है वो ये पूरा हो नहीं सका। ये आगे हम उसके मुताबिक जो है वो आगे जा नहीं पाए। जो ख्वाहिशें थी या जो चीजें थी होने की, वो उसके मुताबिक हम आगे बढ़ नहीं पाए। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे रिपोर्टिंग ज़रूर होती है। खान साहब को बाकायदा तौर पे फीडिंग की जाती है, चाहे वो आपके मुतालिक हो, शेर अफजल मरवत के बारे में हो या किसी और के बारे में हो। उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिपोर्टिंग कर रहा है। आपको लगता है कि वो जो वकला जाते हैं उनके केसेस के हवाले से वो सोर्स है? वो तो खैर एक ही काम है ना, पार्टी में इस वक्त एक ही पॉलिसी है। एक तो पार्टी में कोई शामिल ना हो और दूसरा ये कि जो हैं उनको हमने निकालना कैसे। मसलन पहले इन्होंने जो आखिरी मीटिंग में मैंने खुद जो देखा कि 23 एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं उनकी सलमान राजा साहब और शिवली फराज साहब लिस्ट पकड़ के कह रहे हैं कि इनको आप निकाल दें। तो अब बाकी फिर पार्लिमानी पार्टी क्या बनेगी, वो बचेगी क्या जो रह जाएगी। तो इस वक्त तो इनका एक माहौल ऐसे ही बना हुआ है कि जी ना कोई जो है वो शामिल हो और जो शामिल हैं उनको हमने बाहर कैसे निकालना है, इसी पे फोकस है पार्टी का। तो इस वक्त एक्टिव आपको कौन नज़र आते हैं जी? तहरीक कौन आगे लेके चलने वाले, या फिर मुज़ाकरात की टेबल पे भी हम बात करते हैं? वैसे तो कहा जाता है कि बानी से मुलाकात करें उसके बाद फाइनल होगा, लेकिन जहां पर उनकी मर्जी होती है वो मामलात और बातों को तय भी कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये बात यही है कि ये जब तक खान साहब की फैमिली एक ही नुक्ते के ऊपर रिलीज इमरान खान के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं करती, अपनी एफर्ट्स को मुज्तमा नहीं करती, तो पीटीआई अकेली किसी मूवमेंट चलाने की उस तरह की पोजीशन में है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मामला है इस वक्त अलायंस का, उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा एक डेफिसिट है एतमाद का। आप देखिए ना कि मौलाना फजलुर रहमान के पाए के लोग या महमूद अजगजई साहब होंगे, ये पीटीआई में किससे बात करेंगे? अभी आपका ख्याल है कि सलमान राजा या गौहर या शिबली फराज, इन लोगों से बात वो कहाँ पे उनकी बात आके ठहरेगी? कद नहीं है, कोई किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये एक एतमाद की बात है, उस एक स्ट्रक्चर की बात है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं और वो बढ़ रहे हैं। जी, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि किसी पर एतमाद नहीं किया जा रहा, जिसकी मिसाल सबसे बड़ी हमें केपीके में जुनैद अकबर साहब के पीएसी के उसकी कमेटी का भी, और वहाँ पे सदारत के हवाले से भी चेंज ऑफ कमांड हमने देखी, और उसके अलावा आलिया हमजा साहिबा की पंजाब में हमने देखी। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई फीडिंग अंदर जाके कर रहा है और उसके बाद ये फैसले आते हैं? देखिए, बात यह है कि वो जो एतमाद की कमी है या ज़ाहिर है हुकूमत का तो सिंपल हमें नजर आ रहा है ना कि उनके पास तो कोई पॉलिटिकल टेक्निक तो है नहीं, वो तो सिर्फ ब्रूटैलिटी के ऊपर, बर्बरियत और फस्तायत के ऊपर उनकी सारी स्ट्रेटजी की बुनियाद है। वो इमरान खान को
जो है वो इनकम्युनिकेटो करते हैं, वो बाकी सब लोगों को जो है वो जेलों में डाल रहे हैं, जो बात कर रहा है उसको उठा लो, फीका लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो इस तरह से हुकूमत जो है वो चला रहे हैं ना। असल तो इशू ये है कि आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या है, क्या पीटीआई इसका मुकाबला कैसे करेगी, वो स्ट्रेटजी जो है वो हमें नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये अब आपने अगर 60-70 करोड़ रुपया वकीलों पे खर्च कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि जजों से या वकीलों से जो है वो इमरान खान की रिलीज मुमकिन हो सकेगी। आंसर इज नो। आपको तो फोकस करना है अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, और आपने देखना है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है उसको आप कैसे आगे लेके जाएंगे कि इमरान खान की रिहाई यकीनी बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।